नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप व जन कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर, इससे रिलेटेड हमारी काफ़ी क्लासें हो चुकी है और आज हम नेक्स्ट योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। आज की कौन कौन सी योजनाओं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान क्या था इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा योजना क्या है, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना क्या है, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना क्या है, देवनारायण पशुपालक आवासीय योजना क्या है, राजस्थान कामधेनु डेयरी योजना 2021 क्या थी इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्लास में एंड तक बने रहिए। हम क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। ये योजना क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई और इसके क्या क्या उद्देश्य है, तो देखिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों की पालना के साथ राजस्थान से कुपोषण को दूर करना है। क्या है, राजस्थान से कुपोषण को दूर करना है। देखिए यहाँ पे ये हमें उद्देश्य लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान 2013 के प्रावधानों की पालना के साथ राजस्थान से कुपोषण को दूर करना है इसका उद्देश्य। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों की पालना के साथ किस योजना के तहत राजस्थान से कुपोषण को दूर करना है, तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत राजस्थान से कुपोषण को दूर करना है। आगे देखिए 19 नवंबर, आगे देखिए कि ये सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि 19 नवंबर 2020 से आदिवासी जिले कौन कौन से, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सहरिया बाहुल्य जिला 12 में गर्भवती व धात्री महिलाओं, माताओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। देखो यह योजना आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों और साथ साथ में 12 जिले में गर्भवती व धात्री महिलाओं, माताओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के उद्देश्य से यह इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की गई है। आगे देखिए 1 अप्रैल 2022 से यह योजना संपूर्ण राज्य में लागू कर दी गई है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कब से पूरे राज्य में लागू कर दी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 2022 से इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना पूरे राज्य में लागू कर दी गई है। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं। ये देखिए यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं और चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं विभाग की स्वास्थ्य प्रणाली का उपयोग करते हुए लागू की गई है। देखो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट लिखे हुए, इन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसी पॉइंट से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपको यहाँ पे ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। इस योजना के तहत दूसरी संतान के जन्म पर 5 किस्तों में 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि इंदिरा गांधी मातृत्व, देखो यहाँ पे हमें इस योजना का नाम देखिए कि यहाँ पे हमें योजना दी गई है, हम चर्चा करते हैं इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत कितने किस्तों में वित्तीय सहायता दी जाती है, तो आपको राइट आंसर करना है 5 किस्तों में वित्तीय सहायता दी जाती है। कितने रुपये दिए जाते हैं तो 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान में रखिए कि इस योजना के तहत दूसरी संतान के जन्म पर 5 किस्तों में 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। देखो ये 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता कब दी जाती है, तो दूसरी संतान के जन्म होने पर दिए जाते हैं। और कितनी किस्तों में दिए जाते हैं, तो 5 किस्तों में दिए जाते हैं। और कितने रुपये दिए जाते हैं, तो 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यहाँ पे 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। प्रथम चरण में गर्भावस्था जांच एवं पंजीकरण होने पर 1,000 रुपये दिया जाता है। द्वितीय चरण में प्रसव पूर्व जांच होने पर 1,000 रुपया दिया जाता है। और तृतीय चरण में संस्थागत प्रसव होने पर 1,000 रुपया दिया जाता है। और आगे देखिए, ये देखिए और आगे देखिए चतुर्थ चरण, बच्चे के जन्म से 105 दिन तक संपूर्ण टीकाकरण एवं जन्म पंजीकरण होने पर 2,000 रुपये वित्तीय सहायता दी जाती है। और 5वें चरण में 3 माह के भीतर परिवार नियोजन के साधन अपनाने पर 1,000 रुपया दिया जाता है। देखो आपको एग्जाम में प्रश्न कैसे मिल सकता है, आपको एग्जाम में ये प्रश्न मिल सकता है कि
इस योजना के तहत दूसरी संतान के जन्म होने पर कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है? तो 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। कितने किस्तों में दी जाती है? तो 5 किस्तों में दी जाती है। आपको एग्जाम में यह भी मिल सकता है कि गर्भावस्था, देखो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत गर्भावस्था जांच एवं पंजीकरण होने पर कितने रुपये दिए जाते हैं? तो 1,000 रुपये वित्तीय सहायता के रूप में दिए जाते हैं। या फिर आपको ये भी एग्जाम में मिल सकता है कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत दूसरे चरण में प्रसव पूर्व जांच होने पर कितने रुपये दिए जाते हैं? तो 1,000 रुपये दिए जाते हैं। और संस्थागत प्रसव होने पर 1,000 रुपये दिए जाते हैं। बच्चे के जन्म पर आपको एग्जाम में ये मिल सकता है कि ऐसे प्रश्न मिल सकता है कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत बच्चे के जन्म से 105 दिन तक संपूर्ण टीकाकरण एवं जन्म पंजीकरण होने पर कितने रुपये की सहायता दी जाती है? तो 2,000 रुपये की सहायता दी जाती है। आपको यह भी मिल सकता है कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत 3 माह के भीतर परिवार नियोजन के साधन अपनाने पर कितना रुपये की सहायता दी जाती है? तो 1,000 रुपये की सहायता दी जाती है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। तो समझ में आ गया, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत 5 किस्तों में 6,000 रुपया दिया जाता है। और कितने चरण में दिया जाता है? तो 5 चरण में दिया जाता है। और कितने कितने रुपये दिए जाते हैं? तो ये डिटेल में लिखा हुआ है कि गर्भावस्था जांच एवं पंजीकरण होने पर 1,000 रुपया दिया जाता है, प्रसव पूर्व जांच होने पर 1,000 रुपया दिया जाता है, संस्थागत प्रसव होने पर 1,000 रुपया दिया जाता है, और बच्चे के जन्म से 105 दिन तक संपूर्ण टीकाकरण एवं पंजीकरण होने पर 2,000 रुपया दिया जाता है, और 5वें चरण में फिर 1,000 रुपया दिया जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करेंगे। आगे देखिए, ये देखिए, आगे हम बात करते हैं शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। ये शुद्ध के लिए युद्ध अभियान क्या है? तो देखिए, राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से यह अभियान चलाया गया। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब से चलाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 26 अक्टूबर 2020 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया। मिलावटखोरी की सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा और 51,000 रुपये का पुरस्कार देने का प्रावधान है। देखो, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कोई भी दुकानदार मिलावटखोरी करता है तो इसकी सूचना देने पर कितने रुपये का पुरस्कार देने का प्रावधान है? तो 51,000 रुपये का पुरस्कार देने का प्रावधान है। तो समझ में आ गया कितने रुपये का पुरस्कार देने का प्रावधान है? तो 51,000 रुपये का पुरस्कार देने का प्रावधान है। आपको एग्जाम में प्रश्न कैसे मिल सकता है कि यह योजना कब से शुरू की गई, यह अभियान कब से चलाया गया? तो 26 अक्टूबर 2020 से यह चलाया गया। अगर कोई दुकानदार मिलावटखोरी करता है और इसकी सूचना देने पर या फिर शिकायत करने पर कितने रुपये का पुरस्कार देने का प्रावधान है? तो 51,000 रुपये का पुरस्कार देने का प्रावधान है। आगे देखिए, इस अभियान के सतत एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी बनाया गया है। देखो, आपको एग्जाम में ये प्रश्न मिल सकता है कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सतत और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस योजना को शुरू किया गया है या फिर क्रियान्वयन के लिए क्या बनाया गया है? तो देखो, डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कभी भी आपको एग्जाम में ये मिल जाए तो इसको ध्यान में रखना है, डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में 15 फरवरी 2024 से निरंतर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। देखो, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत वर्तमान में 15 फरवरी 2024 से निरंतर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान कब से चलाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा शुद्ध आहार मिलावट पर वार 15 फरवरी 2024 से निरंतर चलाया जा रहा है। तो समझ में आ गया शुद्ध के लिए युद्ध अभियान क्या है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है और इसका प्रारंभ कब से किया गया? तो इसके बारे में हम देखते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसका प्रारंभ 2020-21 से किया गया। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 2020-21 से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का प्रारंभ किया गया। वित्त पोषित केंद्र व राज्य की कितनी भागीदारी है? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्र की 60% है और राज्य की 40% है। तो इसकी देखो, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्र व राज्य की कितनी भागीदारी है? तो आपको एग्जाम में अनुपात मिल सकता है कि केंद्र की कितनी भागीदारी है? तो 60% केंद्र की भागीदारी है और 40% राज्य की भागीदारी है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है।
वर्ष 2021-22 से भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत इस योजना को लागू कर राज्यों में मत्स्य एवं जल कृषि विभाग को प्रोत्साहित किया जाता है। आपको देखो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि वर्ष 2021-22 से भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत इस योजना को लागू कर आपको एग्जाम में यह मिल सकता है कि वर्ष 2021-22 से भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत किस योजना को लागू किया गया। तो किस योजना को लागू किया गया? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लागू किया गया है। और किस लिए लागू किया गया? तो मत्स्य एवं जल कृषि विभाग को प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया गया है। भारत सरकार द्वारा पूर्व में संचालित नीली क्रांति योजना को इस योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। देखो भारत सरकार द्वारा जो पहले में संचालित योजना थी नीली क्रांति योजना, इसको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। तो आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि नीली क्रांति योजना को किस योजना में सम्मिलित कर लिया गया है? तो नीली क्रांति योजना को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। इस योजना में वर्ष 2024-25 5 वर्ष की अवधि के अंत तक 68 लाख रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई है। देखो 5 वर्ष की अवधि के अंत तक 68 लाख रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कितनी संख्या पूछ सकता है कि कितनी संख्या में रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई है। तो 68 लाख रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई है। वो भी कितने वर्षों के अंत तक? तो 5 वर्षों की अवधि के अंत तक 68 लाख रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई है। किस योजना के तहत? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। आगे देखिए, आगे हम बात करते, ये हमारा बात प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात हो गई। अब हम बात करते, देखिए ये देखिए मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा योजना क्या है? तो देखिए मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा योजना, इसका प्रारंभ 12 अक्टूबर 2020 से किया गया। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना इसका प्रारंभ कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा इसका प्रारंभ 12 अक्टूबर 2020 से किया गया। कब से किया गया? तो 12 अक्टूबर 2020 से इस योजना का प्रारंभ किया गया। इसका पूर्व का नाम क्या था? तो मुख्यमंत्री कन्यादान या फिर हथलेवा योजना का पूर्व का नाम सहयोग एवं उपचार योजना था। क्या था? तो सहयोग एवं उपचार योजना, जो वर्ष 2016-17 में प्रारंभ की गई थी। देखो आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा योजना का पूर्व नाम क्या है? तो पूर्व का नाम सहयोग एवं उपहार योजना है। और सहयोग एवं उपहार योजना कब से प्रारंभ की गई थी? तो 2016-17 से प्रारंभ की गई थी। मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा योजना कब से प्रारंभ की गई? तो 12 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ की गई। और पूर्व का नाम पूछे तो सहयोग एवं उपहार योजना। या फिर आपको एग्जाम में ये भी प्रश्न मिल सकता है कि सहयोग एवं उपहार योजना का नया नाम क्या है? तो नया नाम मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा योजना है। आगे देखिए, राजस्थान के मूल निवासी जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है कि कन्याओं के विवाह पर आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना संचालित है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राजस्थान के मूल निवासी जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है कि कन्याओं के विवाह पर आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है या फिर कौन सी योजना संचालित की जा रही है। तो कौन सी योजना संचालित की जा रही है? तो मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का नोडल विभाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा योजना का नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। आगे हम बात करेंगे, ये देखिए योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार को की 18 वर्ष बीपीएल परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर 31,000 रुपये उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। देखो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कितने रुपये का उपहार दिया जाता है? तो 31,000 रुपये का उपहार दिया जाता है। कितने रुपये का उपहार दिया जाता है? तो 31,000 रुपये का उपहार दिया जाता है। आगे देखिए, और किस योजना के तहत दिया जाता है? तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बीपीएल परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर 31,000 रुपये उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। यदि लड़की 10वीं पास हो तो 10,000 रुपये तथा लड़की स्नातक पास हो मतलब कॉलेज कर रखी है तो 20,000 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। देखो
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बीपीएल परिवार के 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर तो 31,000 रुपये का उपहार स्वरूप 31,000 रुपये उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। और यदि लड़की 10वीं पास हो तो 10,000 रुपये दिए जाते हैं, और लड़की कॉलेज पास हो तो उसे 20,000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। किस योजना के तहत? तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत। इसी प्रकार शेष सभी श्रेणियों के बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारक, आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन व्यक्ति, पालनहार में लाभार्थियों की लड़कियों की शादी और 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला खिलाड़ियों को भी स्वयं की शादी में 21,000 रुपये दिए जा रहे हैं। यदि लड़की 10वीं पास है तो अतिरिक्त 10,000 रुपये, और यदि लड़की स्नातक पास है तो 20,000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। देखो, यदि कोई लड़की है और जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और वो खुद खिलाड़ी वगैरह है तो उसको प्रोत्साहन के रूप में 21,000 रुपये दिए जाते हैं। और लड़की 10वीं पास हो तो 10,000 रुपये उसके विवाह पर दिए जाते हैं, और लड़की कॉलेज पास हो तो 20,000 रुपये दिए जाते हैं। किस योजना के तहत दिए जाते हैं? तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि किस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर कितने रुपये उपहार स्वरूप दिए जाते? तो 31,000 रुपये उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। यदि लड़की 10वीं पास हो तो कितने रुपये दिए जाएंगे? तो 10,000 रुपये दिए जाएंगे, और लड़की स्नातक पास हो तो कितने रुपये दिए जाएंगे? 20,000 रुपये दिए जाएंगे। और लड़की की आयु कितने होनी चाहिए? वह लड़की 18 वर्ष या फिर इससे अधिक उम्र की होनी चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब ये तो हमने देख लिया, अब हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए, अभी हमने चर्चा करी मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना। आगे हम बात करते हैं। ये तो हो गया। देखिए, ये देखिए, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना क्या है? तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिए, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना यहाँ फरवरी 2020 में गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना किया गया है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना। या फिर आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नया नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, इसका नया नाम है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, और इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार सृजन तथा सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण व रखरखाव के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस योजना के अंतर्गत शमशान या कब्रिस्तान की 4 दीवारी के निर्माण के लिए 90% राशि, अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु 70% तथा 40% से अधिक ST/SC आबादी वाले गांवों में 80% राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, एवं शेष राशि संग्रह जनता से किया जाता है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि आपको ये मिल सकता है कि देखो, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना के तहत कब्रिस्तान की 4 दीवारी निर्माण हेतु कितने प्रतिशत की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है? तो कितने प्रतिशत की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है? तो 90% की राशि कब्रिस्तान की 4 दीवारी निर्माण हेतु दी जाती है। किस योजना के तहत दी जाती है? तो महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना के तहत कब्रिस्तान की 4 दीवारी के निर्माण हेतु 90% की राशि दी जाती है। या फिर आपको एग्जाम में यह प्रश्न मिल सकता है कि महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना के तहत SC/ST आबादी वाले गांवों में शमशान घाट निर्माण हेतु कितने प्रतिशत की राशि दी जाती है? तो 80% की राशि शमशान घाट निर्माण हेतु दी जाती है। और 4 दीवारी निर्माण हेतु कितने प्रतिशत की राशि दी जाती है? तो कब्रिस्तान की 4 दीवारी निर्माण हेतु 90% की राशि दी जाती है, और शमशान घाट निर्माण हेतु 80% की राशि दी जाती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। या फिर आपको एग्जाम में यह भी मिल सकता है कि किस योजना के तहत कब्रिस्तान की 4 दीवारी निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा सहायता दी जाती है? तो किस योजना के तहत दी जाती है? तो महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना के तहत कब्रिस्तान की 4 दीवारी निर्माण हेतु
सहायता दी जाती है। और शमशान घाट निर्माण हेतु भी महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना के तहत सहायता दी जाती है। कितने रुपए की? तो 80%। और चार दीवारी निर्माण हेतु कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो 90% राशि चार दीवारी निर्माण हेतु दी जाती है। किस योजना के तहत? तो महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना के तहत उपलब्ध करवाई जाती है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं राजस्थान कामधेनु डेयरी योजना। राजस्थान कामधेनु डेयरी योजना क्या है? देखिए, राजस्थान कामधेनु डेयरी योजना 2021 राजस्थान सरकार ने पशुपालकों व डेयरी संचालित करने वालों के लिए यह योजना 2020-21 में प्रारंभ की गई है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राजस्थान सरकार ने पशुपालकों व डेयरी संचालित करने वालों के लिए किस योजना का प्रारंभ किया गया है? तो राजस्थान कामधेनु डेयरी योजना का प्रारंभ किया गया है। कब से प्रारंभ किया गया है? तो राजस्थान कामधेनु डेयरी योजना का प्रारंभ 2020-21 से किया गया है। इस योजना में सरकार डेयरी संचालक को 4% की ब्याज दर पर 90% तक अधिकतम 36 लाख का लोन देगी। अगर पशुपालक समय पर लोन चुका देता है तो लोन पर सरकार द्वारा 30% सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। देखो, राजस्थान कामधेनु डेयरी योजना के तहत सरकार पशुपालक को लोन देती है। कितने लोन देगी? तो 90% तक, मतलब अधिकतम 36 लाख रुपए तक का लोन देगी। कितने ब्याज पर? तो 4% की ब्याज की दर पर 90% तक लोन देगी। और यदि पशुपालक समय पर लोन चुका देता है तो 30% सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। सरकार द्वारा कितने प्रतिशत का लाभ दिया जाएगा? तो 30% सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राजस्थान कामधेनु डेयरी योजना के तहत कितने सरकार द्वारा कितना पशुपालक को डेयरी देखो, आपको ये प्रश्न मिल सकता है कि देखो प्रश्न कैसे बन सकता है कि किस योजना के तहत सरकार डेयरी संचालक को 4% की ब्याज दर पर 90% तक लोन उपलब्ध करवाएगी। तो किस योजना के तहत उपलब्ध करवाएगी? तो राजस्थान कामधेनु डेयरी योजना के तहत सरकार 4% की ब्याज दर पर 90% तक लोन उपलब्ध करवाएगी। और यदि समय पर लोन चुका देते हैं तो सरकार द्वारा 30% की सब्सिडी दी जाएगी। तो ये 4-5 बातें इंपॉर्टेंट है, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, योजना की पात्रता आवेदन करने वाले के पास कम से कम 1 एकड़ भूमि होना चाहिए। देखो, राजस्थान कामधेनु डेयरी योजना का पात्र होने के लिए क्या होना चाहिए? तो आवेदक के पास 1 एकड़ भूमि होना आवश्यक है। लाभार्थी को 3 साल का पशुपालन का अनुभव होना आवश्यक है। डेयरी में देसी नस्ल की अधिकतम 30 गाय रखी जा सकती है जो कम से कम 10 से 12 लीटर दूध देती हो। और लाभार्थी के पास चारे की सुविधा उपलब्ध हो। देखो, यहाँ पे इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। आपको एग्जाम में प्रश्न कहीं से भी मिल सकते हैं। तो यदि आपको एग्जाम में ये प्रश्न भी आ सकता है कि राजस्थान कामधेनु डेयरी योजना में पात्र होने के लिए आवेदक के पास कितनी भूमि होना आवश्यक है? तो 1 एकड़ भूमि होना आवश्यक है। इसमें अधिकतम कितनी गाय रखी जा सकती है? तो इस योजना के तहत, राजस्थान कामधेनु डेयरी योजना के तहत अधिकतम 30 गाय रखी जा सकती है। और वह गाय अधिकतम कितने लीटर का दूध देती हो? तो 10 से 12 लीटर का दूध देती हो। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आंकड़े ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में अधिकतर इसी आंकड़ों को पूछा जाता है और आपको इन आंकड़ों को ध्यान में रखना है। अब आगे हम बात करते हैं। आगे देखिए, आगे ये हम बात करते हैं इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। ये योजना क्या है? तो देखिए, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इसका प्रारंभ कब किया गया? यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इसका प्रारंभ 10 फरवरी 2020 को किया गया। कब किया गया? तो 10 फरवरी 2020 को किया गया। इसका विभाग कौन सा है? तो महिला अधिकारिता निदेशालय है। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ 10 फरवरी 2020 को किया गया। इसका विभाग कौन सा है? तो महिला अधिकारिता निदेशालय है। इस योजना में नए उद्यम की स्थापना तथा स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण और आधुनिकीकरण हेतु महिला स्वयं सहायता समूह को बैंक के माध्यम से अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें स्वयं सहायता समूह को अधिकतम 50 लाख रुपये, आवेदक तथा स्वयं सहायता समूह क्लस्टर में अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक की ऋण राशि दी जाती है।
देखो कितनी राशि दी जाती है। तो देखो इस योजना का प्रारंभ कब किया गया, तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है वो देखिए। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ 10 फरवरी 2020 को किया गया। विभाग कौन सा है, तो महिला अधिकारिता निदेशालय। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि इस योजना किस योजना के तहत नए उद्यम की स्थापना या स्थापित उद्यम के लिए विस्तार, विविधीकरण और आधुनिकीकरण हेतु महिला या महिला स्वयं सहायता समूह को बैंकों के माध्यम से अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। तो किस योजना के तहत उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। और अधिकतम आवेदक को कितने रुपये की सहायता दी जा रही है, तो 50 लाख रुपये आवेदक एवं स्वयं सहायता समूह के अधिकतम 1 करोड़ क्लस्टर में अधिकतम 1 करोड़ ऋण राशि दी जाती है। तो यहाँ पे ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है। 50 लाख रुपये आवेदक को और स्वयं सहायता समूह क्लस्टर में अधिकतम 1 करोड़ ऋण राशि दी जाती है। आगे देखिए, देवनारायण पशुपालक आवासीय योजना। देवनारायण पशुपालक आवासीय योजना क्या है, तो देखिए इस योजना की आधारशिला कोटा में 17 अगस्त 2020 को रखी गई। देवनारायण पशुपालक आवासीय योजना की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो कोटा में रखी गई। कब रखी गई, तो 17 अगस्त 2020 को रखी गई। इस योजना में 300 करोड़ की लागत से पशुपालकों के लिए 1227 बड़े आवासीय भूखंडों का प्रावधान किया गया है। देखो आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि देवनारायण पशुपालक आवासीय योजना के तहत कितने भूखंडों का प्रावधान किया गया, तो कितने आवासीय भूखंडों का प्रावधान किया गया, तो 1227 आवासीय भूखंडों का प्रावधान किया गया है। और कोटा शहर के पशुपालकों के लिए आवास, पशु रोड एवं पशुचारा भंडारण की सुविधा युक्त आवासीय योजना विकसित की गई है। तो इस बात को अभी आपको ध्यान में रखना है। कब शुरू की गई, तो 17 अगस्त 2020 से शुरू की गई। कहाँ से इसकी यह कहाँ से शुरू की गई, तो कोटा जिले से शुरू की गई थी। और अधिकतम लागत कितनी है पशुपालकों के लिए, तो 300 करोड़ है। और कितने भूखंडों का प्रावधान, कितने बड़े आवासीय भूखंडों का प्रावधान किया गया है, तो 1227 बड़े आवासीय भूखंडों का प्रावधान किया गया है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना। ये योजना क्या है और इसका प्रारंभ कब किया गया, तो देखिए इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, इसका प्रारंभ 18 दिसंबर 2019 से किया गया है। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, इसका प्रारंभ 18 दिसंबर 2019 से किया गया है। इसमें महिला स्वयं सहायता समूह तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस निधि से 1000 करोड़ रुपये का ऋण मिल सकेगा। 1000 करोड़ रुपये का ऋण मिल सकेगा। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना का प्रारंभ कब किया गया, तो 18 दिसंबर 2019 से इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना का प्रारंभ किया गया है। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना के तहत कितने रुपये तक का ऋण मिल सकता है, तो 1000 करोड़ रुपये तक का ऋण मिल सकता है। या फिर आपको एग्जाम में ये मिल सकता है कि किस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपये तक का ऋण मिल सकेगा। तो किस योजना के तहत मिल सकेगा, तो इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना के तहत मिल सकेगा। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।